दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है लापरवाही की, विश्वासघात की और उस जहर की जो कि बहुत ही ज़्यादा आम चलने वाली दवाई कप सिरप में देखने को मिला। आप और हम अपने बच्चों को सर्दी खांसी में क्या देते हैं? एक कप सिरप, है ना। लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, खासकर परसिया इलाके में अगस्त 2025 में यह कप सिरप एक जहर बन गया। कहानी शुरू होती बहुत ही साधारण तरीके से। बच्चों को सर्दी खांसी और बुखार हुआ, पेरेंट्स लेके गए उन्हें डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उन्हें 2 कप सिरप दिए, कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो दिए। लेकिन दवा पीने के कुछ ही दिनों के बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें पेट दर्द हुआ, मितली हुई और इसके साथ ही सबसे भयावह घटना यह हुई कि उनकी पेशाब कम होने चालू हो गई। मतलब बच्चों की किडनियां काम करना बंद कर रही थी, जिसे कहते हैं एक्यूट रेनल फेलर। अब सोचिए, जब छिंदवाड़ा में जहर ने हमला किया तो बच्चों को बचाने के लिए जरूरी पेडियाट्रिक डायलिसिस की सुविधा भी वहाँ नहीं थी। तो बच्चों को 150 किलोमीटर दूर नागपुर ले जाया गया। वो भागते रहे लेकिन समय बहुत ज़्यादा कम था। सितंबर 2025 की शुरुआत से ही मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले 6, फिर 8, ऐसे करते करते इस त्रासदी ने 16 बच्चों की जान ले ली, जिसमें 14 छिंदवाड़ा से ही थे। सवाल था कि इन सिरप में ऐसा था क्या? जब लैब से रिपोर्ट आई तो देखकर सब हैरान रह गए। जहर का नाम था डाइथिलीन ग्लाइकॉल। यह कोई दवा नहीं है, यह इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसे पेंट, एंटीफ्रीज और ब्लैक फूड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अब ये बच्चों की दवा में क्या कर रहा था? अब भाई स्कैंडल यहाँ से शुरू होता है। कुछ बेईमान लोग लागत कम करने के लिए डाइथिलीन ग्लाइकॉल को प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की जगह इस्तेमाल करते हैं। यह रंगीन और चिपचिपा होता है, इसको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो कप सिरप मिली थी उसमें इसकी मात्रा 48.6 थी। यह कोई गलती नहीं थी, यह जानबूझकर की गई मिलावट थी। एक इंडस्ट्रियल जहर को कच्चे माल की तरह बच्चों की कप सिरप में इस्तेमाल किया गया था। यह जहरीला सिरप आया कहाँ से? तो यह तमिलनाडु के कांचीपुरम की कंपनी श्रेसन फार्मास्यूटिकल से आया था। बैच नंबर SR13 जो मई 2025 में बना था, यही वो किलर बैच था। लेकिन श्रेसन फार्मा की हिस्ट्री और भी डरावनी है। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसकी आखिरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, वो सितंबर 2009 में हुई थी। कैन यू बिलीव इट? 15 साल, मतलब 15 साल से यह कंपनी रेगुलेटरी रेडर से पूरी तरह से गायब थी। अब सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु के FDA ने इसे चेक किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इसका सीधा मतलब है कि रेगुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। इसी कारण श्रेसन फार्मा ने जहर बनाकर बेचने में कामयाब हुआ। जब मौतों की खबर फैली तो सरकार हरकत में आई और कोल्ड्रिप पर बैन लगा। इसके साथ ही मुआवजे की भी घोषणा की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ने देश भर की 19 कंपनियों का निरीक्षण शुरू किया। लेकिन इस पूरी घटना की जवाबदेही किसकी? सबसे पहले गिरफ्तार हुए छिंदवाड़ा के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी। उन पर आरोप था कि उन्होंने इस सिरप को लिखा है। वेट अ मिनट, अब एक डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि जिस लाइसेंस दवा पर भरोसा किया जा रहा है उसमें 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला है? कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि डॉक्टर सोनी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। असली गुनाहगार है श्रेसन फार्मा और वहाँ की नियामक संस्थाएं। अगर ये संस्थाएं 2009 के बाद से एक बार भी ढंग से निरीक्षण कर लेती तो सारे के सारे बच्चे जिंदा होते। ये पूरे सिस्टम की विफलता है। डॉक्टर सोनी को गिरफ्तार करना पूरी तरह से गलत है। सबसे दुखद बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। यह त्रासदी रेगुलेटरी एमनेसिया का परफेक्ट उदाहरण है। 1986 मुंबई त्रासदी। 40 साल पहले मुंबई के JJ अस्पताल में दूषित सिरप पीने से वहाँ 14 लोगों की मौत हुई थी और दोषी डाइथिलीन ग्लाइकॉल। 40 साल और हम अब भी वहीं खड़े हैं। पूरी दुनिया में डाइथिलीन ग्लाइकॉल से त्रासदी ही हुई है, चाहे वो पनामा हो, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो। पूरी कंपनियों के तार कहीं ना कहीं मिलाकर भारतीय कंपनियों से ही जुड़ते हैं। इंडिया को वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जाता है। अगर हम ये नाम बनाए रख रहे हैं तो दवा की सेफ्टी और क्वालिटी को हमें प्रॉफिट से ऊपर रखना होगा। इस त्रासदी ने हमें 3 कड़वी सच्चाइयाँ बताई है। पहला, रॉ मटेरियल टेस्टिंग। ग्लिसरीन या प्रोपिलीन जैसे कच्चे माल की सबसे पहले अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। दूसरा है रेगुलेटरी रिफॉर्म। नियामक संस्थाओं को 15 साल तक सोए रहने के लिए सबसे पहले जवाबदेह ठहराया जाए। और तीसरा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। छिंदवाड़ा जैसे इलाके में पेडियाट्रिक डायलिसिस और क्रिटिकल केयर जैसी सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए ताकि इलाज कराने के लिए पलायन ना करना पड़े। 16 मासूम बच्चों की मौत हमें यह बताने के लिए काफ़ी है कि हमारा सिस्टम कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। तो आपकी इसमें क्या राय है कि डॉक्टर सोनी को गिरफ्तार करना उचित था या फिर किसी और की गिरफ्तारी की जानी चाहिए? जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।